दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है, ये हमारा पंच लाइन है हमारे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। अगर आप बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं मुझे ये चीज मिलेगी, ये चीज मिलेगी, तो शायद नहीं ही मिलेगी। और हिंदुस्तान का ये पहला 5 रुपए का एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है। नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज की इस 21वीं सदी के दौर में क्या ये सोच पाना संभव है कि इतनी महंगाई के दौर में आपको 5 रुपए का भरपेट खाना मिल रहा हो, उसके साथ ही आपको जरूरत की दवाइयां जो इस वक्त में बहुत महंगी हैं और इस सदी में बीमारियों का दौर बढ़ा है, उस वक्त में भी आपको दवाइयां बहुत कम दाम पे या यूं कहो मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले 6 सालों से नोएडा में रह करके यहाँ की जनता के लिए एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं और उनको भरपेट खाना खिलाने की कवायद जो उन्होंने मुहिम शुरू करी है, आज उसका ही नतीजा है कि पूरे देश भर में लोग उससे इंस्पायर होकर के तमाम जगहों पर चीज़ों को खोल रहे हैं, ऐसे स्टॉल्स लगाते हैं और लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनूप खन्ना जी का, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत इसकी कैसे हुई, क्या आपके दिमाग में आई? क्योंकि आपने कई जगहों पर ये बात कही है कि अपनी माँ से आपने प्रेरणा लेकर के इसकी शुरुआत की। हाँ, लेकिन माँ के अंदर ये जज्बा कहाँ से आया कि आपसे ये बात कही जाए? एक्चुअली मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, तो हमारे पास एक ऑटोग्राफ बुक भी है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, फिरोज गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, बहुत बड़े जितने भी इस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स हैं सबके। आजकल सेल्फी का ज़माना है ना, उस ज़माने में ऑटोग्राफ्स का ज़माना था, तो वो एक ऑटोग्राफ बुक है उनके पास। तो पापा ने सबके साथ काम करा हुआ था। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो अपना चलता रहा, लेकिन जज्बा जो था वो लगभग वही रहा। तो कभी कुछ होता था तो मेरे से कहते थे मैं बिज़नेस संभाल रहा हूँ, तुम जाओ अपना काम करो, ये करके आओ। अच्छा, बिजनेस था उनका? हमारा अपना बिजनेस था, ये दवाइयों का काम शुरू से मेरा रहा है। तो रिटायरमेंट के बाद में फादर ने मेरे को ज्वाइन कर लिया था। तो एक दिन का नहीं होता जो आप ये सब देख रहे हैं। आप जो सोशल काम सोच सकते हैं मैंने सारे करे हुए हैं। जैसे ये पॉलीथीन एरेडिकेशन का काम हमने 2007 में शुरू करा था, जब इसका शुरुआत हुई थी। और पूरे शहर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम लोगों ने प्लानिंग करी थी कि कैसे इसका खात्मा करा जाए, तो लोगों को मोटिवेट करा था। इसी तरह से ये जो ऑड इवन आजकल देख रहे हैं, 2009 में हमने नो फ्यूल डे के नाम से मनाया था कि हफ्ते में एक दिन हम लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सारा वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसी तरह से जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ अपने टाइम में, तो नोएडा स्टेडियम का बैडमिंटन, टेबल टेनिस और जितने भी स्पोर्ट्स हैं, योगा शोगा, सब मेरे ही डेवलप करे हुए हैं। मैं ही इंचार्ज होता था इनका उस टाइम पे। लेकिन ये था कि एक चीज़ अगर आई तो दूसरे ने कहा मैं संभाल रहा हूँ, मैंने कहा आप इसको करो। करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। केमिस्ट एसोसिएशन का मैं पिछले 30 ईयर्स से यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, उसके माध्यम से हमने बहुत सारे यहाँ पर सोशल वर्क करे। तो ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पोस्टमार्टम हाउस था, डेड बॉडी सड़ी गली पड़ी रहती थी। मेरा अपना शुरू से एक मानना रहा है कि आप सरकारों से उम्मीद करते हैं कि साहब चिट्ठियाँ लिख दी, मैंने RTI डाल दी, मेरा ये कहना कि यार हम जो कुछ कर सकते हैं ना, एक एग्जाम्पल सेट कर दो। तो पोस्टमार्टम हाउस में जब सड़ी गली डेड बॉडीज देखी, क्योंकि 72 घंटे पुलिस को रखनी होती है, गर्मी में वो डिकम्पोज हो जाती हैं, तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। मैंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने कहा 2 डेड बॉडी वाला डीप फ्रीजर में डोनेट कर रहा हूँ। केमिस्ट एसोसिएशन वालों ने सबने कहा कि भाई अगर लाइट चली गई तो सबने एक जनरेटर दिया। एक मित्र है हमारे, उन्होंने एक AC था उन पे ब्रांड न्यू, उन्होंने डेड बॉडीज के लिए AC डोनेट कर दिया कि जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है वहाँ पे भी तो गर्मी रहती है। डेड बॉडीज जो मोहम्मडन्स एंड क्रिश्चियंस की होती हैं, दूर ले जानी होती है, तो एक हमारे मित्र हैं अजय गुप्ता जी, उन्होंने एक रिक्शा बनवा के दी बहुत बड़ी सी, जिसके द्वारा रिक्शा बनवाई थी, अनुराग साइकिल वाला होता था। तो उसने कहा 14,000 की है, 7,000 मैं दूंगा। अब देखिए एक छोटी सी चीज़, हमने शुरुआत करी, लोगों का कारवां बनता चला गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। जैसे 2007 के अंदर 4-5 के अंदर बल्कि ये बिहार में बाढ़ आई थी, तो किसी ने मेरे से वैसे ही कहा, हम ट्रक भेज रहे थे यहाँ से, सामान लोग भेजते हैं, सभी ने भेजा था, मैंने क्या। लेकिन एक ने सवाल करा, बोले ये ट्रक जाता भी है, दिल्ली से वापस आ जाता है फोटो खिंचवा के आप लोग? मैंने कहा यार बात तो कायदे की है।
मैंने उसी टाइम ड्राइवर बुलाया, मैंने कहा कितने दिन में पहुँचोगे पूर्णिया? बोला 10 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा एक दिन पहले मुझे फ़ोन कर देना। तो मैं यहाँ से बागडोगरा बाई एयर गया। पूर्णिया के आगे एक बनमनकी जगह है 30-35 किलोमीटर दूर, एक्चुअली बाढ़ वहाँ आई हुई थी। तो मैं एक दिन पहले पहुँच के वहाँ सारी प्लानिंग करी, ट्रक आया, उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, कहाँ ट्रक आया, कैसे हमने बांटा, सब ने जितने डोनर्स थे सबको हमने सीडीज डिस्ट्रीब्यूट करी। तो वो एक माइलस्टोन था हमारे कि इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में फिर कहीं कुछ होता था लोग मेरे पास फ़ोन करना था, जैसे अम्बाला में बाढ़ आई या पंजाब में कुछ हुआ, कब जा रहे हैं आप? तो मैंने कहा यार मुझसे पूछ तो लो मुझे जाना है नहीं जाना, लेकिन लोगों का प्रेशर, लोगों का प्यार इतना हो गया कि इन सारे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू हुआ। ये 2012-13 की बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, जब केदारनाथ वाला हादसा हुआ था। अच्छा। उस समय 16 तारीख की रात में हुआ, 17-18 तारीख में पता लगा ऋषिकेश के ऊपर ट्रक नहीं जा पा रहे हैं। सबके फ़ोन आने शुरू करें, आप कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। 19 को हमने प्लानिंग करा कि हमें जाना है। हमने अपना ग्रुप्स में डाला सबके कि हम 20th मॉर्निंग निकलना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमने आज तक पैसे किसी से नहीं मांगते, ना ही हमारा कंसेप्ट है। हमने कहा दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है, ये हमारा पंच लाइन है हमारे। तो हमने सिर्फ हाँ अपने ग्रुप में लिखा कि हम जा रहे हैं और सहायता लेके जा रहे हैं। आप विश्वास करेंगे शाम तक 2.5 लाख रुपए आ चुके थे हमारे पास। हम 3 लोग गए थे यहाँ से। तो जिस टाइम वहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे थे श्रीनगर से, हम उस ज़माने में उस टाइम 20 तारीख की सवेरे पहुँचे हैं वहाँ पर। तो वहीं लोकल से फिर डीएम साहब वगैरह से मिले थे, एडीएम साहब वगैरह से मिल के और राशन पानी वगैरह ख़रीदा गया, सारा उनकी ज़रूरत का सामान खरीद के, क्योंकि हमारे पास कैश था। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे प्रोवाइड करी। जैसे छोटी सी चीज़ बताऊँ कि वहाँ पर आप कितना भी सामान भेज दें, क्योंकि जो मैंने पर्सनली वहाँ जाके देखा, लोगों के पास पेस्ट नहीं थे बच्चों के पास, क्योंकि वो तो सडनली उनके घर मिट्टी में आ गए थे ना। तो लेडीज़ के पास कपड़े नहीं थे, शैम्पू नहीं था, साबुन नहीं था, कुछ नहीं था इस तरह का। हमने सबको उनकी पसंद के शैम्पूज वगैरह सब दिलवाए। मतलब ये चीज़ें जब जाते हो तो आपको पता लगता है कि वहाँ रियल रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारे काम लगातार चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके रुक जाते थे। 2003-4 के आसपास कुंभकोणम में आग लगी थी आंध्र प्रदेश में, 400 बच्चे जले थे उसमें। तो बहुत दुखदाई हादसा था वो। तो फिर मैं एसपी सिटी वगैरह से मिला, मैंने कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए जो हम लोग स्कूल्स में पहले जाके चेक करें। तो एक फायर कमेटी का यहाँ गठन कराया गया था शासन की तरफ से, जिसमें मैं स्टूडेंट गार्जियन एसोसिएशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो एक मेरा नाम था उसमें, एक उस टाइम पे यहाँ के फायर स्टेशन ऑफिस थे आरपी गुप्ता जी, और एक पवन कुमार जी थे ट्रैफिक इंस्पेक्टर। हम तीनों की कमेटी बनाई थी। सारे बड़े से बड़े छोटे से छोटे स्कूल्स हम लोगों ने चेक करे थे, उसमें उनको सजेशंस दिए थे कहाँ क्या कमी है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आप कोई हादसा होने के बाद में तो बहुत सारी कमी है, उससे पहले क्यों नहीं प्रिकॉशंस लेते। तो ये सारे काम हम करते रहे, लेकिन होता क्या था, जैसे मैंने बताया कि आप जो भी सोशल काम सोचते हैं वो सारे मैंने करे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अटक जाते थे। जैसे फ़ी हाइक का आंदोलन जो है, सबसे पहले 2009 में सितंबर में मैंने सबसे पहले शुरू करा था पूरे देश में, कि जो स्कूल की फीस अनाप शनाप बढ़ती है। अच्छा, आपने जो एक अटकने की बात कही, ये कहाँ क्या प्रॉब्लम आती थी? ये अटकते कहाँ थे? फाइनेंशियली प्रॉब्लम, सोशली प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये नहीं, अधिकारी की प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे कमेटी आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं चाहूँ तो किसी स्कूल के अंदर नहीं घुस सकता। आई मीन अधिकारी या वो एक सिस्टम जो आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे फीस का आंदोलन था, यहाँ एक संजय चौहान जी होते थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा उन्होंने। तो उनको लगा कि यार ये काम जेन्युइन है, मतलब मेरे को भी प्रेशर पड़ता था या कुछ होता था, मैं सीधे उन्हीं के पास पहुंचता था, संजय चौहान जी। तो ये मूवमेंट जो बना, ये एक अधिकारी की वजह से बना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं कहीं किसी स्कूल में जाता हूँ तो मेरे को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ क्रिएटिव, लेकिन नहीं कर सकता। फिर ऐसा लगा कि यार मतलब बहुत सारी चीज़ें करने से अच्छा है कुछ एक काम। इसी बीच में वो जो मम्मी वाला एपिसोड आया, मम्मी ने कहा, तुम एग्जैक्ट वर्ड मम्मी के ये थे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तू इधर उधर के इतने सारे काम करता है, मैं खाना नहीं खा रही हूँ आजकल, मेरे हिस्से का खाना तो किसी और को क्यों नहीं खिला देते गरीब को। अच्छा, वो खाना नहीं खा रही थी उसका? वो थोड़ी सी ओल्ड एज 85-90 साल और थोड़ी सी बीमारी हारी रहती है इस एज में। एग्जैक्ट वर्ड उनके ये थे कि तुम इधर उधर के इतने सारे काम करते रहते हो सोशल वर्क, इससे अच्छा तो किसी को खाना। तो मुझे सडनली लगा कि यार ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों से हम मजाक में बोले भी, मैंने कहा मम्मी आप खाना ही कितना खाते हो, एक चिड़िया के बराबर भी नहीं खाना होता, कितनों को खिला देंगे। बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है, हम दादी की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ से एकदम से हुआ। तो ये 14-15 अगस्त के आसपास की बात होगी। 21 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है। उसी टाइम मम्मी के मुँह से निकला कि तू 21 को क्यों नहीं शुरू कर देता। ये सारी चीज़ें बानक बनवाते हैं, ऊपर वाला कराता है, हम और आप कुछ नहीं है।
तो अगर मुझे इतना समय नहीं मिला होता तो शायद मैं सोचता और नहीं कर पाता, लेकिन 21 अगस्त बहुत पास ही थी। तो अब उसी दिन आए तो पीछे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ एक नंदू नाम का एक कुक था, मैंने उसे बुलाया, दवाई वगैरह लेने आता रहता था हमारे पास। मैंने कहा ऐसे ऐसे मदर की इच्छा है, तू 2 घंटे खाना बना दे, दाल चावल। बोला भाई साहब बड़ा देना उससे बन जाएंगे। तो मैंने कहा क्या क्या सामान चाहिए, उसने सामान लिखा, यहाँ एक बर्तन वाले की दुकान है, वहाँ से जाके गैस फैस ये वो सारा लेके आए, बारदाना बोलते हैं इन लोग अपनी लैंग्वेज में, वो सारा आया, उन्होंने बनाना शुरू करा और दाल चावल अचार से शुरू करा था। काफ़ी टाइम यही चलता रहा। 36 रुपये किलो दाल होती थी जब हमने शुरू करा था, और 1 साल में वो 180 रुपये पहुँच गई। आपने देखा बिल्कुल कोने में लगाते हैं, कोई पॉम्प एंड शो थी नहीं हमारे अंदर, ना ही हमने किसी से मांगना था। बड़ा ये हुआ कि दाल इतनी महंगी कैसे होगी, तो हमारा सब्जी वाला था, बोला साहब 180 रुपये की तुम दाल ले रहे हो, 180 रुपये की इसमें सब्जी डाल दो, आलू प्याज ये सब दुनिया जान के, गोभी बैंगन। तो बोले एक तो पौष्टिक हो जाएगी, दाल गाढ़ी हो जाएगी और आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो हमने उससे पैसे बचाने के लिए सारा काम करना शुरू करा, और आज इतनी बढ़िया रेसिपी बनी है। अब तो भगवान की दुआ है, लेकिन हम वो सारी चीज़ें इसमें डालते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स डाले जाते हैं इसके अंदर, और अब तो खैर ऊपर वाले की कृपा है। एक होता है कॉन्सेप्ट, जैसे हम कई दफ़े किसी होटल में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो एक प्राइस वैल्यू होती है जो माइंड मैपिंग होती है कि अगर इतना तक का है तो ये खाना ठीक होगा, अगर कम का है तो थोड़ा सा लगता है कि क्वालिटी इसकी वो होगी। और आपने क्योंकि 5 रुपए में खाना रखा है, तो लोगों को ये तो नहीं लगता होगा कि कई दफ़े ये प्रॉब्लम आपके सामने तो नहीं आई कि खाने की क्वालिटी, मुझे लगता है खन्ना जी कुछ हमने हमारा कंसेप्ट यही था एक्चुअली, जो हमारी क्लाइंटेल थे, हम चाहते यही थे कि जो सो कॉल्ड आपके जैसे बता रहे हैं कि वो ऐसे लोग हैं कि जो ये सोचते हैं वो हमारे पास ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। मैंने लिखा भी है, समर्थ व्यक्ति अगर यहाँ आके खाना नहीं ले रहा है तो उसका दादी की रसोई में ये बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप कैपेबल हैं गरीब आदमी का 5 रुपये में हिस्सा ना लें। मेरा ये कहना था, और मम्मी का भी था और हमारे बच्चों का भी था, कि 5 रुपये में इन्हें 5 स्टार क्वालिटी का खाना खिलाना है जो हम खुद घर में ना खाते हो। इसीलिए देसी घी का खाना है, बासमती चावल है, पहले दिन से ये सारा था। हम चाहे 20 आदमी को खाना खिलाएं, खाना ऐसा होगा जो किसी को नहीं मिलेगा। अब इसका माइनस पॉइंट भी हो गया, खाना इतना बढ़िया था, देसी घी का था, और धीरे धीरे जब लोग जुड़े तो इसमें हमने रसगुल्ला भी देना शुरू करा, पेड़े भी देने शुरू करे। एक्चुअली मंच बन गया इसमें, कोई बर्थडे मना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो रोटी भी देनी शुरू कर दी हमने। तो जितने ऑफिस वगैरह थे वो नौकर को भेज देते थे अपने चपरासियों को कि भाई खाना ले आओ, 5 रुपये में इससे बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा। अच्छा, तो 100-150 प्लेट उठ जाती है। हम बड़े परेशान कि इसका इलाज क्या ढूंढा जाए, कोई इलाज नहीं है क्योंकि सामने तो वो आ रहा है खाना लेने के लिए। फिर जब हमने यहाँ ये 5 रुपये का जो अपना एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोला, तो जिस दिन ये करा हमने, तो यहाँ सबसे पहले बोर्ड लगा दिया 50 रुपये प्लेट। अगर आप यहाँ खड़े होके खा रहे हैं तो 5 रुपये रेट है, अगर प्लेट अपने ले जा रहे हैं तो आपको 50 रुपये देने हैं। अब जो ऑफिस से मंगाते थे तो उनका नौकर कहता था साहब मैं तो ऑफिस में बैठ के खाऊंगा, तो मैंने कहा तुझे 50 रुपये देने पड़ेंगे, यहाँ खड़े होके खाओगे 5 रुपये रेट है। तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के, आज तक कुल 7 प्लेट्स बिकी हैं 50 रुपये की मेरी। और 100-125 लोगों ने खाना कम कर दिया। तब मुझे लगा कि ये 100-150 आदमी इधर उधर से आते थे जो अपने यहाँ मंगाते थे। जो आपका सवाल था, हमारा खाना 5 रुपये में जिसने एक बार टेस्ट कर लिया वो भूल नहीं सकता। 2 रीज़न है इसके, आप किसी लंगर में खाना खाते हैं, किसी गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मन का भाव अच्छा होता है। यहाँ खाने जब आप मेरा खाना टेस्ट करेंगे अभी तो आपका मन का भाव बहुत अच्छा होगा, इसलिए आपको खाना अच्छा लगेगा। इसमें नमक कम है तब भी आपको अच्छा लगेगा, नमक तेज है तब भी अच्छा लगेगा। यही चीज़ सेम खाना अगर आप ऊपर 7-5 स्टार होटल में बैठ के खाएंगे तो आप कहोगे इसने क्या दे दिया, इसमें मिर्च नहीं है, मसाला नहीं है, तो बिल्कुल घर जैसा खाना है। वहाँ आप किसी 5 स्टार में उस माइंड सेट से जाते हैं कि मुझे ये स्पाइसी मिलेगा, जो एक होता है, तो इसलिए आपको खाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ अमीर गरीब और इन सब का भेदभाव भी खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, जो लाइन आएगा वो लाइन में लग जाएगा। लाइन में तो जरूरी है, बड़े से बड़ा आदमी यहाँ लाइन में लगा है। और एक बार तो यहाँ चेयरमैन साहब रमन जी होते थे, तो सडनली मैंने देखा ये जाने पहचाने से लग रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि कौन आदमी कहाँ खड़ा है। तो लाइन में लग के लिया उन्होंने, और अच्छा लगता है कि अगर कोई अधिकारी या कोई इवन यहाँ के माननीय विधायक पंकज सिंह जी हैं, उनके छोटे भाई नीरज हैं, सब लाइन में लगते हैं, सब आए यहाँ पर। अच्छा, आपने जब ये दादी की रसोई बनाई तो पूरे देश विदेश में तो इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति जी तक मुलाकात कैसे हुई, वो मुलाकात का वाकया क्या है? उनके एक संजय कोठारी जी हैं जो उनके विशेष सचिव होते थे, तो एक बार उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें मैं इनवाइट करा गया था।
उसके बाद में उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से इस तरह के लोग जो जो काम कर रहे हैं, जो भी सोशल काम करते थे, उनको बुलाना शुरू किया। तो 3 या 4 बार मेरे को उससे पहले बुलाया जा चुका था राष्ट्रपति भवन। तो उनमें से फिर कुछ लोग उन्होंने सेलेक्ट करे थे। महात्मा गांधी जी की जब ये 150वीं वो थी, तो उसमें मेरे को मौका दिया गया कि राष्ट्रपति जी से भी मिलना है। तो इससे पहले 3-4 बार में उन्होंने एक तरह से क्वार्टर फाइनल, फाइनल राउंड बनाए थे। तो उसमें से निकल के मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्रपति जी का भी सानिध्य मिला। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा। और ये चीज़ें जो होती हैं, आप सोच नहीं सकते कि जब राष्ट्रपति जी के लेवल पे आदमी क्यों पहुंचते हैं, इतना सज्जन, इतने मतलब जो वो बोल रहे हैं और आपको उन्होंने कह दिया, तो आपकी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और एकदम से लगता है कि कंधे पे दुगना बोझ आ गया कि मुझे बेटर परफॉर्म करनी है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस सब। अच्छा, तो जब आप मिले थे, जब उन्होंने जाना होगा कि ये अनूप खन्ना है, ऐसे ऐसे दादी की रसोई चलाते हैं, तो फिर उन्होंने उनकी वर्डिंग्स क्या थी आपसे? जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब मैं और मिसेज मेरी जा रहे थे मिलने, तो हम बड़े पशुपेश में थे सारी रात। मतलब सवेरे मैं और वो उनका एक, हम शुरुआत कैसे करेंगे, मिस्टर प्रेसिडेंट बोलना है या कोविंद जी बोल, मतलब हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो वही आपकी वाली बात, तो हमें इसका मौका ही नहीं दिया उन्होंने। जैसे घर के बुजुर्ग होते हैं, उन्हें पता है कि ये नर्वस होंगे या कुछ होंगे। बैठते के साथ ही राष्ट्रपति जी ने कहा, भाई आप ये बताइए पहले दादी की रसोई नाम कैसे पड़ा। हमें बहुत अच्छा नाम लगा। बस बात शुरू हुई। फिर हमने बताया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करा, बोले नहीं अच्छा कंसेप्ट है आपका। और इवन मतलब काफ़ी जगह से यूनाइटेड नेशंस वगैरह के एक अधिकारी ने भी मेरे से पूछा था कि आपने ये कंसेप्ट क्या है। आई मीन ये अकेला ऐसा कंसेप्ट है, इसमें को बहुत ज़्यादा हिलुज्जत नहीं करनी है, कोई भी कर सकता है। और मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि साहब आप जो हैं दादी की रसोई हमारे यहाँ भी लगा लीजिए। मैंने कहा तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो बोले अच्छा मैं नाम रख सकता हूँ। मैंने कहा नाम तो आप चाचा की रसोई रख लो, खाना बांटना, ताऊ की रसोई रख लो, और सबसे बढ़िया नाम तो मैंने कहा घरवाली की रसोई रखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। यार नाम में क्या रखा यार, सही चलेगी भी, मतलब चलाइए, काम चलाइए, नाम तो कुछ भी रख लो यार। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होना। एक मेरे पास किसी का आया, बोले अंकल 6 महीने से मैंने दादी की रसोई ये चला रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दुआ। मैंने कहा बेटा इसी तरह से मेहनत करो, बहुत अच्छा रहेगा। बोले अंकल मेरे इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा यार इंटरव्यू के लिए कर रहा हो तो वह भी बंद कर दो। आई मीन जब मैंने शुरू करा तो मैंने ये सब नहीं सोचा था कि आप आएंगे, इतनी दूर से आएंगे, बिल्कुल मतलब ये सोच, अगर हमारे यहाँ एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। अगर आप बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, तो शायद नहीं ही मिलेगी। और अर्जुन की तरह से सिर्फ चिड़िया की आंख देखते रहिए, आप उसको नज़र रखिए, अपना काम करते रहिए, ये चीज़ें आए, बहुत अच्छा लगता है। अब केबीसी में बुलाया गया, किसको बुरा लगेगा? वर्ल्ड फेम होने वाली चीज़ है। अमिताभ जी से मिलना हुआ, रवीना टंडन जी से मिलना हुआ, सारा बहुत अच्छा। बट मैं ये कहूँ कि मेरा एम ये था, अगर वो नहीं मिलेगा तो यार ये क्या है। आज भी आप अचानक आए हैं, मेरे को यहीं देखना है, उस फेम का मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ से तो निकलता ही नहीं ना। अब ये 3 बजे तक तो यहीं रहते हैं सुबह से लेके, और अब एज फैक्टर है तो 3 से 5 में सो जाता हूँ। उसको मैं गोल्डन पीरियड कहता हूँ। गोल्ड मतलब सोना। वो 2 घंटे मेरा सोना है, उस टाइम दिमाग आपका जो चल रहा होता है वो गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड है। मोबाइल वगैरह साइलेंस पे लगाया और गोल्डन पीरियड अपना एंजॉय करा। खासतौर पर दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इतनी सादगी के साथ हमें ये उम्मीद नहीं थी कि खन्ना जी हमें ऐसे ही मिलेंगे। बाहर दादी की रसोई चल रही थी, लोग खाना ले रहे थे, खन्ना जी अंदर बैठे हुए थे। हमें पूछना पड़ा कि खन्ना जी हैं किधर, तो देखा कि खन्ना जी तो वहीं बैठे हुए हैं। हमें लगा कोई मैनेजमेंट टीम का होगा, कोई मैनेजर बैठा होगा। बिल्कुल सादगी के साथ बैठे हुए थे आवभगत में। अच्छा, एक चीज़ और, तमाम काफ़ी सारे लोगों के सवाल मन में जाहिर सी बात उठते होंगे कि आखिर खन्ना जी सब कर कैसे लेते हैं, ये आखिर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये बहुत भी लगता है कि कहाँ से ये सब आते हैं और फिर उनका खुद का खर्चा कैसे चलता है अगर सब कुछ लगा देते हैं इसमें? बिल्कुल, बहुत यंगस्टर्स आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं कि अंकल हम भी करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं। मैं सबको मना करता हूँ, मैंने कहा आप अपना कैरियर बनाइए। आप लोगों की उम्र में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ऐसा नहीं है। और मैं कोई पीछे से बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं हूँ। सन 2000 में पूरा नोएडा जानता है, मुझे अपना मकान बेचना पड़ा था सर्वाइवल के लिए, मतलब ये तक था। लेकिन ठीक है, मैंने किसी जुए में नहीं गंवाया था। मुझे एक दुकान और लेनी थी किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ के लिए फंडिंग नहीं थी मेरे पास में, तो मैंने अपना मकान बेचा था। फिर दोबारा से मकान बना लिया। एक बिज़नेस से 10 मकान बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक मकान से 10 बिज़नेस नहीं पैदा करे जा सकते। तो मैं कभी स्ट्रगल से घबराया नहीं, एक चीज़। दूसरा, आज मेरा बेटा हांगकांग में सेटल्ड है, बेटी की शादी कर दी है, वो हैदराबाद में है, दामाद मेरे डिलाइट कंपनी में, वो काफ़ी अच्छे सीनियर मैनेजर।
मैं और मिसेज रह गए, एक दुकान है अपनी दवाई की, वहाँ से ठीक ठाक है। तो एक बुढ़े और बुढ़िया को क्या चाहिए और अगर मैं मानने लगे अभी तो आप कई यंग जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। एक तो फिजिकली फिट रहता आदमी। अब मान लीजिए मैं पार्क में बैठ के सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, यहाँ गड्ढा हो गया, इस तरह की बातें मेरे से तो होती नहीं है। और मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि कैसे हम लोग अपना टाइम पार्क में अगर वेस्ट करते हैं इस तरह की बातों में। और जैसे मेरा पास्ट भी रहा है, मैं क्रिएटिव रहा हूँ, मुझे भगवान ने मौका भी दिया है कि जैसे यहाँ 2500 मेडिकल स्टोर हैं, उनका मैं अध्यक्ष हूँ। तो अगर मेरे मुंह से निकलता, मैंने कहा इस बार हम छत में कंबल देने की सोच रहे हैं, तो कोई 2 कंबल दे देता, कोई 3 कंबल, 700-800 कंबल आ जाते हैं एक आवाज़ में। अभी हम लोगों ने छाते बांटे थे, बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी इस बार, हमने कहा इस बार छाते बांटने का मूड है, 300-400 छाते आ गए। तो आप अपना इस तरह के, हमने आज तक किसी से 54 भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। 100 रुपये महीना हमारी मेंबरशिप है, हमने किसी से कभी नहीं लिया आज तक। मतलब 2.5 लाख रुपए आते, किसको बुरा लगता है। लेकिन इन चीज़ों का यह है कि आपकी आवाज़ में दम हो जाए कि आप सोशल काम करने निकले हैं तो लोग आपके साथ खड़े हैं। आज ऊपर वाले की दुआ से किसी को ट्राईसाइकिल चाहिए थी, उसने कहा मुझे ट्राईसाइकिल चाहिए, हमने अपने ग्रुप में डाला भाई ट्राईसाइकिल। 12 लोगों ने कहा कि हम देना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया, उनकी पर्ची डाली, उनमें से एक शिमला में कन्नलपुरी है, उनका निकला, उन्होंने फिर वो डोनेट करी। अच्छा, नोएडा के बाहर से भी लोग पूरे अलग अलग पूरे ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया से। और विदेशों से हम लोग इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं, लोग फंडिंग बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब नहीं करा रखा है। और बाकी मैंने बताया कि हम ATC ATG वगैरह कुछ नहीं ले रखा है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा हम लोग फंडिंग नहीं। अच्छा, आपका ये खाने का कॉन्सेप्ट तो ठीक था, ये जो कपड़ों का कॉन्सेप्ट आया 10 रुपए में आपने देना शुरू कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट की क्रिएटिविटी कैसे हुई? ये कैसे 3-4 महीने बाद ही हुआ था। इनफैक्ट क्या था, फिर उसके आसपास जब दिवाली आने की शुरुआत हुई तो लोगों ने, हमारे घर से भी कपड़े निकले, सबने कहा, कहने लगे कि ये आपके यहाँ तो गरीब ही आते हैं, उनको दे देना। अब मेरा तो शुरू से था कि किसी को कुछ फ्री नहीं देना चाहिए। 5 रुपये उसका स्वाभिमान है, तो कपड़े की कीमत हमने 10 रुपये रख दी कि जो आएगा 10 रुपये में देंगे। अब लोगों के पास तो पहले हमारे ज़माने में क्या होता था, आपने वो ज़माना नहीं देखा कपड़े के बदले बर्तन मिल जाया करते थे, आते थे वो कि कब पुराने कपड़े दो, उन्हें स्टील के बर्तन दे देते थे। अब तो वो भी नहीं आते, तो लोग बड़े परेशान हैं। और ब्रांडेड आइटम्स, आप जैसे बच्चे जो हैं आजकल वो मतलब फटते तो है ही नहीं और मन से उतर जाते हैं, तो उनका क्या करें। तो इतनी बड़ी फील्ड थी ये कि मैंने जैसे ही घोषणा करी कि जो देना चाहते हैं, तो अगले दिन से इतनी भरमार लग गई कि मेरे को रखने की प्रॉब्लम होने लग गई। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाए, और ख़ासतौर से लेडीज़ के कपड़े बहुत अच्छे आते थे, क्योंकि वहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, मजाक कर रहा हूँ, किसी तरह की बात बस है, उनके साथ अगर 2 बार फोटो खींच जाती है, वो तीसरी बार नहीं पहनते। शादी ब्याह में अगर किसी ने इतने बढ़िया सूट्स वगैरह हैं, आप सोच ही नहीं सकते कहीं कि मेहंदी रात के लिए कोई ड्रेस बनवाई है, अगर वहाँ पहन ली तो अगली मेहंदी रात में तो पहन ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो वीडियो बन चुकी है उसकी। तो वो इतना डोनेशन आना शुरू हुआ, 25-30 मेरे पास लहंगे कुर्ते हैं शादी के, जो कि एक बार शादी करने के बाद में दोबारा पहनता नहीं है कोई। 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए के बने होंगे, वो मुझे डोनेट करके गए। ये शेरवानीज वगैरह देखिए 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार की हैं। हमने फिर शादियाँ करानी शुरू करी उनसे कि किसी को, अगर आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, आपके दर्शकों के माध्यम से, कि किसी को अपने यहाँ शादी करानी हो, अच्छे से अच्छे लोग को करानी हो, तो उस पैसे का यूज़ आप अपने बेटी बेटे को जिसको भी देना हो गोल्ड दीजिए, उसके काम तो आएगा। मेरे यहाँ से फ्री ले जाए लहंगा कुर्ता वगैरह, लेकिन वापसी में ज़रूर लेता हूँ, कोई मिसयूज़ ना करें, बेचे ना, और उसे ड्राई क्लीनिंग करा के वापस देना होता है हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी ये जो कपड़े शपड़े मैंने बताए, मेहंदी रात वेदी रात, ये सारे वो सब 10-10 रुपये में हम आगे पास ऑन कर देते हैं जिसको जितना। ये आपकी बहुत शानदार चीज़ है। अच्छा, आप चूँकि इतना सारा कुछ आपका जगह जगह चर्चा हो रही है, जगह जगह आपका नाम होता है, अब क्या मन में लगता है कि यार एक दफ़े जब हमने 6 साल पहले शुरुआत करी थी, आज 6 साल बाद जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो मन में कुछ वो तो होता होगा कि यार बहुत आगे निकल आए हमें और अभी आगे और पहुँचना है कहीं पे, तो वो कुछ आपने क्या सोच रखा है? वो उसका मौका नहीं लगता, क्योंकि यहीं रहता हूँ मैं, 90% यहीं रहता हूँ, और यहाँ लगभग एक तरह से फैमिली बन गई है। हाँ, जो आप बता रहे हैं, बच्चों के साथ में या मिसेस के साथ में कभी मॉल्स वगैरह जाते हैं, पिक्चर जाते हैं, तो कुछ हील डुल देख के लोग पहचान ही जाते हैं फिर वहाँ पे जब सेल्फी वेल्फी लेते होते हैं तो अच्छा भी लगता है, और कई बार ये हो जाता है कि
आप किस मूड में हैं, तो लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं आया तो किसी और काम से हूँ, और ख़ास तौर से मिसेज कहती है आपके साथ जाना तो दूबर हो गया है यानी आप अपना सामान पसंद करो, मैं ये काम करता रहता हूँ। तो कई बार होता है वो आधे घंटे अपना सामान वगैरह पसंद करके आती हैं, देखी माँ तब तक वो फोटोग्राफी चल रही होती है। अच्छा, घर में इस काम से सब खुश हैं, पूरा मिसेज का बहुत बड़ा रोल है, मिसेज का ही सारा रोल है बेसिकली, और चूंकि अगर उनका रोल नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाता। सवेरे सब्जी वगैरह लेना नहीं, मैं यहाँ पूरा सवेरे से सब्जी वब्जी लेना सारा काम, ये सारा काम उन्हीं का है। मैं तो एक तरह से यहाँ कैरियर का काम करता हूँ, वहाँ से लाना ले जाना, फल वगैरह देखने, सब्जी पसंद करनी, कैसे यहाँ के लिए आनी है, सब कुछ वो करती है। नए बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं हर जगह बोलता हूँ, आप लोग अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करो सब लोग। मतलब मेरे को लगता है कि जैसे आपने भी कहा, सबने कहा, मतलब कितने पैसे कमाना चाहते हो, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक मकान होना चाहिए। जब मैं नोएडा के अंदर आया था, एक टूटा स्कूटर था मेरे पास में, उस समय मैं क्या मांगता था, और आज भी आप क्या मांगते हो, आप भी क्या मांगते हो, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए, एक छोटी सी कार हो जाए, इससे ऊपर तो नहीं चाहिए ना। टाटा बिरला को, जिसको भी बड़े से बड़ा आदमी, अंबानी अडानी, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। बेसिक रिक्वायरमेंट में मकान में एसी बेसी लगाओ, वो भी लग जाता है कितने का, 20-25 हज़ार 30 हज़ार। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत बहुत लंबे चौड़े पैसे की जरूरत नहीं है, ये माइंड सेट करना पड़ेगा, वरना तो कोई स्काई इज द लिमिट जो भी आप सोचते हैं। ऐसे लोग भी जरूरी हैं हमारे लिए, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट फिक्स कर लो। जैसे आज आप ये काम कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे चैनल का मालिक बनना है, ओके, आप चैनल का मालिक बन गए, उसके बाद की ज़िंदगी तो अपने रिलैक्स कर लो ना। उसके बाद जो है संस्कार जो आपने लिए हैं वो समाज को कैसे लौटाया जाए। आज आपने एक एंगल की बात करी है, मैं चाहता हूँ इसको आप जरूर बताएं लोगों को। यहाँ हमने जो दिया है ये चैरिटी नहीं है, इसके साथ में सिविक सेंस दिया है। आप देखिए पूरी लाइन प्रॉपर लगती है, सबके हाथ में 5 रुपए का सिक्का होता है, अपना समय नहीं खराब करना, पीछे वाले का नहीं। आप लोग पेट्रोल पंप पे क्या करते हैं, जब पूरा पेट्रोल भर जाता है उसके बाद जेब में हाथ डालते हैं। अरे यार 500 रुपए का पेट्रोल भर रहा है, जब तक पेट्रोल भर रहा है अपना 500 का नोट पहले निकाल के उसके हाथ में दे दो। पेट्रोल भरा, आपने आगे निकले। पीछे वाले को इरिटेशन होती है जब पूरा हो गया, सेम हवा भरवाने वाले लोग, छोटी चीजें, छोटी सी चीजें, गाड़ियां हैं उल्टी सीधी पार्किंग लगा दी। जब आपको लगता है तो आपको लगता है अगर इसने ऐसे सीधी लगाई होती तो मेरी भी खड़ी हो जाती। तो यहाँ रिक्शा वाला, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, किसी ने ऐसे लगाई, खाना नहीं मिलता उसको। आज इतने डिसिप्लिन वे में है, आप कभी गाड़ी लगा के देखेंगे यहाँ आके तो रिक्शा वाला टोक रहा होगा, भाई साहब क्या कर रहे हो, अभी डांट पड़ेगी। जबकि रिक्शे वाले ज्यादातर आप देखोगे कि टेढ़े बेढ़े लगा। तो अब एक रिक्शा वाला आपको समझाता है कि आप गलती कर रहे हो भाई साहब यहाँ, और यहाँ से सीख के जाएगा, फिर वहाँ भी यही करेगा कि हर जगह पे इस चीज़ का ध्यान रखें। एग्जैक्टली, हम यही सिविक सेंस देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। स्कूल के बच्चे कई बार ना स्कूटर मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे बगैर हेलमेट के, कायदे में तो वो भी गलत है, लेकिन कितनों को कहाँ तक सिखाओ। तो मैं इसका यहाँ लिखा भी है मैंने, बगैर हेलमेट वाले को खाना नहीं मिलेगा। वो 3-4 बच्चे हैं, एक ही हेलमेट है, मैं देखता रहता हूँ दूर से, वो एक हेलमेट ही बदल के जा बेटा अंकल डांटेंगे, लेकिन एक मैसेज तो जा रहा है ना। उन्हें डर है कि बगैर हेलमेट वालों को खाना नहीं मिल रहा तो वो हेलमेट अंकल मेरा ही हेलमेट, मैं साला एक ही हेलमेट 10 मोटरसाइकिल पे यूज़ कर रहा हो तुम। अच्छा, यहाँ बच्चों के लिए हमने मंच भी रखी हुई है, फ्रूटी है, बिस्किट्स हैं, तो स्कूल की छुट्टी के बाद में सब लोग यहाँ आते भी हैं, तो ये भी चाहिए उनको, उनके लिए तो मतलब जैसे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सारे यहाँ से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं, अब तो खैर बहुत बड़ा मंच हो गया, कोई अपना जन्मदिन मना रहा है, जैसे किसी ने जन्मदिन के लिए कहा तो हमने उसके तरफ से ये सब मंगा दिया, तो कोई ना कोई अब तो खैर करता रहता है। और मैं ये कहता हूँ कि बेसिक दाल चावल अचार ये मैं आज भी अपनी जेब से ही देने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये 5 स्टार खाना दे रहे हैं तो 5 स्टार की तरह से दे रहे हैं। अब ये जैसे आप मैकडोनल्ड में जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम है, टीवी है, एसी लग रहा है जिसमें आप बैठे हैं इस समय, तो ये सारा माहौल भी हम इनको देने की शुरू कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का ये पहला 5 रुपए का एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है। अब मैं चाहता हूँ लोग इससे मोटिवेट होके और आगे बढ़े। मैं एक लाइन खींचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भारत में इससे बड़ी बड़ी लाइनें खींचे, क्रिएटिव करो ना। हम चाहते हैं मेरे से जेलसी करें लोग कि ये क्यों कर रहा है, इससे बढ़िया काम करके दिखाऊं, बहुत अच्छा लगेगा। क्रिएटिव करेंगे। और आज मैंने ये 5 रुपए का खोला है, 5 रुपए का 5 स्टार भी खोलना चाहिए इस तरह से कोई मेरे से, तो वो आगे से आगे बढ़ना चाहिए। यानी हम सरकारों को ब्लेम नहीं कर सकते, खुद से बहुत कुछ किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, बेशक मुझे लगता है कि अनूप जी के यहाँ
दादी की रसोई में 5 रुपए में सिर्फ खाना नहीं मिलता, 5 रुपए में खाना। अनूप जी जैसे जिंदा दिल इंसान के साथ आप बात करिए, 5 रुपए में ही आपको सिविक सेंस, जो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें होती हैं, कार पार्किंग की चीजें हैं, खुले पैसे की चीजें हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और यहाँ से जाकर के अप्लाई बाहर कर सकते हैं, जो समाज में एक अच्छे व्यक्ति की पहचान ही बनती है। और मुझे लगता है अनूप जी बेशक पैसे से बहुत अमीर ना हो, लेकिन दिल और उसके साथ दिमाग से बहुत अमीर है। जिस तरह से कोशिश करी, आज के दौर में तो कोई सोच भी नहीं सकता 5 रुपए में 5 स्टार होटल जैसा खाना, और वो भी एयर कंडीशन हॉल में बैठा करके। तो ये सारी चीजें बहुत रही। एक खास बात, सबसे अच्छी बात जो ये है कि वो ये भी है कि आपसे ही इंस्पायर होकर आज लगभग देश में 200-250 ऐसे आउटलेट्स चल रहे हैं। आज ये 200-250 में संख्या है, उम्मीद है ये 2-2.5 हजार में हो जाए, फिर एक वक्त 2-2.5 लाख में हो। तो ये जो गरीबी देश में चिल्लाते हैं, जो तमाम तरह की चीजें महंगाई करके हाइप है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश होगी। तो अनूप जी जैसे जिंदा दिल इंसान से जब आप मिलेंगे तो ये चीजें देखेंगे कि आज पूरे देश भर में दादी की रसोई को देख करके, उससे इंस्पायर होकर के आज लगभग 200-250 आउटलेट चल रहे हैं। बेशक आज ये 200-250 है, कल संख्या 2-2.5 हजार में होगी, परसों 2-2.5 लाख भी पहुंचेगी। और देश में जो महंगाई और गरीबी की जो हाइप और तमाम तरह से सरकारों को ब्लेम करना, ये खुद से भी एक प्रयास किया जा सकता है। अनूप जी ने इसकी शुरुआत कर दी है, हम सबको इसे आगे बढ़ा करके चलना है। एक विरासत के तौर पर हमेशा ये रखा जाएगा, क्योंकि तमाम तरह के लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक जो कारवां खिंच गई है, एक जो लाइन बन गई है, इस लाइन को हमें आगे बढ़ाते रहना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातचीत हमारी पसंद आई होगी। अनूप जी जैसे इंसान के साथ यहाँ मिलना बैठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और सादगी देख करके तो हम यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो आप सब भी ऐसे ही छोटी छोटी शुरुआत करिए, छोटी छोटी शुरुआत से एक बड़ा कारवां बनेगा, और बड़े कारवे से एक बहुत बड़ा बदलाव हम आप सभी ला सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज हमारी ये बातचीत है। आप सभी इसे अपना प्यार दीजिएगा, हमें बताइएगा जरूर आपको ये बातचीत कैसी लगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज। शुक्रिया।